नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम राज्यपाल की शक्तियां अर्थात गवर्नर पावर पर चर्चा कर रहे हैं और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हमने कहां तक पढ़ लिया आपने देखा होगा। पिछले सेशन की अगर मैं पिछले क्लास की बात करूं तो साथियों, पिछली क्लास में आपने राज्यपाल की व्यवस्थापिका अर्थात विधायी शक्तियों पर संपूर्ण तरीके से चर्चा कर ली थी। व्यवस्थापिका और विधायी शक्तियों पर संपूर्ण बातें हमारी हो गई थी। साथियों देखिएगा, अगर मैं राज्यपाल की शक्तियों की बात करूं तो आपने देखा कि राज्यपाल की शक्तियां केवल सामान्य प्रकार एक ही शक्तियां हैं, सामान्य शक्तियां। लेकिन सामान्य शक्तियां कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। और वो 4 प्रकार कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्तीय और न्यायिक। में बार बार हर शक्ति की चर्चा करते समय आपको बता ही रहा हूं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शक्तियों पर तो हम चर्चा कर चुके हैं। इस सेशन में हम राज्यपाल की वित्तीय और न्यायिक शक्तियां अर्थात फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं वो शक्तियों का प्रकार लेंगे। कौन सा दोस्तों? वो शक्तियों का प्रकार लेंगे वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां साथियों? फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब वित्तीय शक्तियों पर चर्चा करेंगे साथियों, तो वित्तीय शक्तियों में कौन कौन सी बातें आएगी, राज्यपाल की कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं, उस पर चर्चा करने से पहले आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया होगा शायद कि वित्तीय शक्तियों में कौन कौन सी बातें आएगी। तो वित्त से जुड़ी हुई जितने भी काम जिनको आपको लगता है कि वित्त से संबंधित है, वो शक्तियां कौन सी शक्तियां होगी साथियों? वित्तीय शक्तियां होगी। क्लियर? अब वित्तीय शक्तियां होगी दोस्तों, तो वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले नंबर एक प्रकार की मैं बात करूं, नंबर पहले ही प्रकार की बात करूं दोस्तों, तो नंबर पहला ही प्रकार कौन सा होगा साथियों? नंबर पहला ही प्रकार वित्तीय शक्तियों का होगा, जिसमें सबसे पहली वित्तीय शक्ति याद रखना, वो क्या याद रखना कि अनुच्छेद 202 के तहत, ध्यान से सुनना साथियों, आर्टिकल 202 अनुच्छेद 202 के तहत, क्या? अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रतिवर्ष, ध्यान से सुनना साथियों, अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य का बजट, राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य का बजट विधानसभा में रखवाता है। राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य का बजट विधानसभा में रखवाता है। कहां रखवाता है प्यारे साथियों? विधानसभा में रखवाता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 202 कहता है। अब क्या कहता है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। कहता है राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य का बजट विधानसभा में रखवाता है, संविधान का अनुच्छेद 202 कहता है। अब पहली बात तो यह सुनना, यह राज्यपाल की शक्ति क्यों है? शक्ति इसलिए कि राज्यपाल बजट रखवाता है। यह मत समझ लेना कि राज्यपाल बजट रखता है, नहीं, राज्यपाल बजट रखता नहीं है, तो राज्यपाल बजट रखने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह शक्ति इसलिए बन रही है कि राज्य का बजट जब भी रखा जाएगा ना, वो राज्यपाल की अनुमति से ही रखा जाएगा। बिना राज्यपाल की अनुमति से कभी भी आप राज्य का बजट है जो पेश नहीं कर सकते हो। बजट रखने की पूर्व अनुमति आपको राज्यपाल से लेनी ही होगी। क्लियर? और राज्यपाल का बजट कहां पर पेश करवाता है? विधानसभा में। विधानसभा में रखवाता है बजट, अर्थात बजट रखने की क्या देता है? अनुमति। इसीलिए यह राज्यपाल की शक्ति है कि राज्यपाल बजट रखने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति बजट रखने से पूर्व राज्य में राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही बजट विधानसभा में रखा जाता है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, यहां से प्रश्न कैसा पूछ सकता है साथियों एक और, वो ये है कि राज्य के बजट का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? अब बजट आपने केंद्र का भी पढ़ा, बजट आप राज्य का भी पढ़ते हो साथियों, आपको पता होगा। अगर मैं किसी ने यह पूछ लूं कि राज्य के बजट का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 112 में 112 अनुच्छेद 112 में केंद्र का बजट है। और पूछ ले राज्य का बजट कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 202 में। दूसरी बात याद रखना, राज्य के बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 202 में राज्य के बजट का उल्लेख देखने को मिलता है। यह बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। क्लियर? दूसरी बात। तीसरी बात, आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि भारत के संविधान में बजट शब्द का स्पष्ट रूप से कहीं पर भी कोई जिक्र, कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। बजट शब्द का है ना, वो भारत के संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। बजट शब्द ही नहीं है, देखने में मिलता ही नहीं है। संविधान में कोई बजट शब्द का प्रावधान नहीं है। क्लियर? अब आप कहते हो बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं है, यस, बजट शब्द का कोई उल्लेख, तो अब आप कहते हो फिर अनुच्छेद 202 में क्या है? साथियों आपको बता देना चाहता हूं, अनुच्छेद 202 में आर्टिकल 202 में किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 202 में
वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद 202 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 202 में बजट नहीं है। बजट तो हम हमारे भाषा में बजट शब्द का उल्लेख करते हैं, बाकी बजट शब्द का उल्लेख तो संविधान में कहीं पर भी देखने को मिलता ही नहीं है। तब आप कहते हैं फिर अनुच्छेद 202 में क्या है? अनुच्छेद 202 में बजट नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण है, और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहते हैं हम, है ना। और वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब यह होता है एक वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा। एक वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। हम हमारी भाषा में एक वर्ष के आय और व्यय के ब्यौरे को बजट नाम से जानते हैं। बाकी बजट शब्द का भारत के संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? ये बात आप अच्छे से याद रख लेना बजट के बारे में। तो पहली शक्ति है कि बजट रखने की अनुमति राज्यपाल से लेनी पड़ेगी, और राज्यपाल की अनुमति से ही बजट विधानसभा में रखा जाता है। राज्य के बजट का उल्लेख 202 में। बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं, लेकिन अनुच्छेद 202 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है, और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को हम हमारी भाषा में बजट के नाम से जानते हैं। क्लियर? नंबर दूसरी शक्ति यह है साथियों, नंबर दूसरी वित्तीय शक्ति कौन सी है? नंबर दूसरी वित्तीय शक्ति है कि धन विधेयक। हमेशा ध्यान रखना साथियों, धन विधेयक के बारे में मैं बात करूं ना, तो धन विधेयक राज्यों में धन विधेयक रखने से पूर्व धन विधेयक राज्यपाल की, या सीधा यूं ही लिख देता हूं, बिल्कुल अच्छे समझ में जाएगा। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। तो यह भी राज्यपाल की शक्ति क्यों है? क्योंकि अगर धन विधेयक रखना है तो राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना राज्यपाल की अनुमति से कभी राज्य में धन विधेयक आप पेश नहीं कर सकते हो, है ना। तो यह दूसरी वित्तीय शक्ति है कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाएगा। बिना राज्यपाल की अनुमति के आप धन विधेयक नहीं रख सकते हो। क्लियर है? पहली बात याद रखना, ठीक है। तो धन विधेयक रखने से पूर्व किसकी अनुमति लेना जरूरी है? पूछ ले साथियों, तो धन विधेयक रखने से पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। बिना राज्यपाल की अनुमति के आप धन विधेयक नहीं रख सकते हो। क्लियर? ये याद रखना। और धन विधेयक हमेशा कहां रखा जाता है? विधानसभा में रखा जाता है। इसका मतलब आप कहोगे फिर धन विधेयक राज्यों में विधान परिषद में पहले? नहीं, राज्यों में धन विधेयक हमेशा पहले विधानसभा में रखा जाएगा। और आपको पता होगा कि विधानसभा से पारित धन विधेयक जब विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद उसको मात्र 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद धन विधेयक स्वतः ही क्या हो जाएगा? पारित। इसका मतलब राज्यों में धन विधेयक के मामले में संपूर्ण अधिकार कौन से सदन के पास है? विधानसभा के पास है। राज्यों में धन विधेयक के मामले में संपूर्ण अधिकार किसके पास है? विधानसभा के पास है ना। यह ध्यान रखना, धन विधेयक के मामले में संपूर्ण अधिकार विधानसभा के पास है। क्लियर? ये अच्छे से याद रखना। अब एक बात है ना, वो आप मेरे से सवाल ये भी पूछ सकते हो, मैंने आपको ऊपर बताया, नीचे बात करने से सीधी ऊपर वाली बात मैंने पहले ना करके दूसरी बात बताने के बाद ऊपर वाला सवाल आपसे पूछ रहा हूं। और ऊपर वाली लाइन में मैंने आपके सामने लिखा कि बजट विधानसभा में रखवाता है राज्यपाल, और मैंने आपको कहा कि बजट हमेशा विधानसभा में ही पहले रखा जाता है, और दूसरा बजट रखने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी है। आपसे कोई इससे आगे एक कदम बढ़कर क्वेश्चन ये पूछ ले साथियों, और क्वेश्चन क्या पूछ ले कि बजट रखने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति लेना क्यों जरूरी है? बजट रखने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति लेना क्यों जरूरी है? क्या रीजन है कि बजट रखने से पहले राज्यपाल की अनुमति ली जाती है? और दूसरा सवाल आपसे कोई यह भी पूछ ले कि क्या बजट राज्यों में पहले विधान परिषद में रखा जा सकता है? जहां पर विधान परिषद है, राजस्थान में तो है ही नहीं, लेकिन जहां पर विधान परिषद है वहां पर रखा जा सकता है क्या? तो आप दोनों ही बातें आंसर देना कि पहली बात तो बजट हमेशा पहले विधानसभा में ही रखा जाएगा, विधान परिषद में कभी नहीं रखा जाता है। और दूसरी बात, बजट पहले विधानसभा में ही क्यों रखा जाता है, एक तो ये, और दूसरा क्वेश्चन ये कि बजट रखने से पहले राज्यपाल की अनुमति क्यों ली जाती है? तो दोनों के लिए ही आपको आंसर क्या देना साथियों? दोनों के लिए आंसर देना कि भैया बजट एक धन विधेयक है। ध्यान से सुनना साथियों, भैया बजट एक क्या है? धन विधेयक है। हाँ,
और धन विधेयक हमेशा पहले कहां रखा जाता है? विधानसभा में, और राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। मतलब धन विधेयक रखने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी है, धन विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा। और बजट एक क्या है? धन विधेयक है, इसलिए बजट हमेशा पहले विधानसभा में रखा जाएगा और राज्यपाल की अनुमति भी लेना जरूरी है। क्लियर दोस्तों? अब नंबर तीसरी शक्ति कौन सी है? नंबर तीसरी शक्ति ध्यान से सुन लीजिएगा। नंबर तीसरी वित्तीय शक्ति है वो ये है साथियों, क्या कि राज्यपाल राज्य में प्रति 5 वर्ष के बाद, ध्यान से सुनना साथियों, राज्यपाल राज्य में प्रति 5 वर्ष के बाद, प्रति कितने वर्ष के बाद साथियों? 5 वर्ष के बाद क्या करेगा? एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्यपाल राज्य में प्रति 5 वर्ष के पश्चात किसका गठन करेगा? एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन कर रहा है, इसलिए मैं वित्तीय शक्ति में बता रहा हूं। और राज्यपाल राज्य में प्रति 5 वर्ष के बाद जो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है ना। और अब ध्यान से सुनना, इस राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 243I में है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में साथियों? अनुच्छेद 243I में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। पहली बात याद रखना। नंबर दूसरी बात क्या याद रखोगे? नंबर दूसरी बात अच्छे से और याद रखना कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख तो अनुच्छेद 243I में, बिल्कुल यस, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243I में। राज्यपाल राज्य में प्रति 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, यस, राज्यपाल राज्य में प्रति 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। लेकिन साथियों एक वर्बली बता रहा हूं, वैसे मैं राज्य वित्त आयोग पूरा बताऊंगा आपको, पंचायती राज टॉपिक पढ़ेंगे ना तब राज्य वित्त आयोग की कंप्लीट रूप से चर्चा भी करेंगे। अभी राज्यपाल की शक्ति पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी बात आपको शक्ति के बारे में, राज्य वित्त आयोग के बारे में, राज्यपाल की शक्ति क्या है वही बताने जा रहा हूं मैंने कहा राज्यपाल की शक्ति यही है कि राज्यपाल प्रति 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। लेकिन साथियों एक बात जो बताना चाह रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनना आप, वो ये सुना कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारत के मूल संविधान में नहीं था। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारत के मूल संविधान में नहीं था, तो इसका बाद में गठन किया, यस। कौन से संशोधन के द्वारा पूछ ले तो 73वें संशोधन के द्वारा। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992 में, पारित हुआ, 1993 में लागू हुआ, है ना। और 73वें संविधान संशोधन में कहा कि प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाएगा। तो इस राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243I में। क्लियर? यह राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। नंबर दूसरी बात आपसे पूछ ले कि राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया अनुच्छेद 243I में, तो आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले साथियों, क्या पूछ ले कि राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथियों मैं राजस्थान की बात करूं तो अच्छे से सुन लेना कि राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का गठन, फर्स्ट वित्त आयोग, राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1995 को। किसकी अध्यक्षता में? के गोयल की अध्यक्षता में, कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में। कौन से में? के गोयल। और पूछ ले अच्छे से कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? साथियों वर्तमान में 5वां वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन 5वें वित्त आयोग का कोविड-19 के कारण कार्यकाल में थोड़ा सा एक्सटेंड किया, मतलब बढ़ाया गया कार्यकाल, लेकिन 6ठे वित्त आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है राजस्थान सरकार। राजस्थान में ध्यान से सुनना, 6ठे वित्त आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी है। कौन से? 6th वित्त आयोग की गठन की घोषणा हो चुकी है। 6ठा वित्त आयोग चल रहा है ना। और 6ठे वित्त आयोग का वास्तविक कार्यकाल तो 2020 से शुरू हो जाना चाहिए था, अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से, क्योंकि 31 मार्च 2020 को 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया, है ना। लेकिन कोविड-19 के चक्कर में सरकार ने 6ठे वित्त आयोग के गठन में थोड़ी लेट लती भी कर दी, ढिलाई बरती, गठन नहीं किया गया। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा जब पहली लहर के बाद जैसे ही वापस थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था, उसमें ही राजस्थान सरकार ने 6ठे वित्त आयोग के गठन की घोषणा की, है ना। और राजस्थान सरकार ने 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया। किसको? 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष है साथियों कौन? 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। ध्यान से सुनना, यह पूछा जा सकता है आपसे, है ना। हाँ,
छठे वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है, जो छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष है। ये आप याद रखना छठे वित्त आयोग के बारे में। क्लियर? तो सिक्स्थ वित्त आयोग का गठन करने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की जा चुकी है और छठे वित्त आयोग के गठन की घोषणा कर दी राजस्थान सरकार ने। अध्यक्ष होगा प्रद्युमन सिंह, छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा। क्लियर? तो सिक्स्थ वित्त आयोग है जो बन चुका है, राजस्थान में गठन की घोषणा हो चुकी है। छठे वित्त आयोग का गठन प्रद्युमन सिंह के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, तो पहले का अध्यक्ष कौन था? कृष्ण कुमार गोयल। तो ये वित्त आयोग के गठन की घोषणा अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत होती है। प्रति 5 वर्ष के बाद जो राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है, यह भी राज्यपाल की वित्तीय शक्ति है। फिर अगली मैं वित्तीय शक्ति की बात करूं, नंबर चौथी की, तो नंबर चौथी वित्तीय शक्ति क्या है कि राज्य की, ध्यान से सुनना साथियों, राज्य की आकस्मिक निधि पर, आपको पता है केंद्र में भी आकस्मिक निधि होती है, उसी तरीके से राज्यों में भी आकस्मिक निधि होती है ना। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण जो होता है साथियों, वो किसका होता है? राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है। आगे लिख देता हूं, नियंत्रण राज्यपाल का होता है। नियंत्रण किसका होता है साथियों? राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है, वो राज्यपाल का होता है। क्लियर? ये बात आप अच्छे से याद रखना। कौन सी निधि पर? आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है साथियों? नियंत्रण राज्यपाल का होता है। और आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो आकस्मिक निधि का जो उल्लेख है ना साथियों, वो आर्टिकल 267 में ही है। अब ध्यान रखना, केंद्र की आकस्मिक निधि भी 267 में ही है और राज्य की आकस्मिक निधि भी 267 में। दोनों का अलग अलग जगह उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, एक ही जगह उल्लेख देखने को मिलता है ना। लेकिन आपको पता है कि निधियां दो प्रकार की होती है राज्य में भी, संचित निधि और आकस्मिक निधि। लेकिन राज्यपाल की शक्ति कौन से वाली निधि है? आकस्मिक वाली राज्यपाल की शक्ति है। क्यों है? क्योंकि आकस्मिक पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है। राज्य में जो संचित निधि होती है वो राज्यपाल की शक्ति नहीं होती है। आप कहते हो क्यों? क्योंकि यहां पर बता देता हूं आपको कि आपसे पूछ ले कि राज्य की संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है। राज्य की संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है साथियों? तो आपको पूछ ले तो बता देना, राज्य की संचित निधि पर जो नियंत्रण होता है वो होता है विधान मंडल का। केंद्र में संचित निधि पर नियंत्रण संसद का होता है, तो राज्यों में संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है? विधानमंडल का। तो संचित निधि वाली शक्ति नहीं है। और आपको पता होगा अच्छे से कि संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266(1) में, वही केंद्र वाला ये आर्टिकल काम करेगा, यहां पर अलग से नहीं है। तो राज्यपाल की जो शक्ति है वो आकस्मिक वाली है, संचित वाली नहीं है। आकस्मिक पर नियंत्रण किसका है? राज्यपाल का। और संचित पर नियंत्रण किसका है? विधानमंडल का। अब शक्ति आकस्मिक वाली क्यों है? क्योंकि राज्य में आकस्मिक निधि से जब राज्यपाल चाहे ना तब पैसा खर्च कर सकता है। एक बार के लिए तो बिना किसी की अनुमति के पैसा खर्च कर सकता है आकस्मिक निधि से। हाँ, एक बार के लिए कर सकता है, लेकिन बाद में अगले 1 महीने के भीतर आपको सूचना देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि मैंने जो पैसा निकाला वो किन किन मदों पर खर्च किया। लेकिन एक बार के लिए तो आप बिना मंत्रिपरिषद की सिफारिश के भी पैसा खर्च कर सकते हो। कौन सी निधि से? आकस्मिक से। लेकिन संचित वाली शक्ति नहीं है। अब मैंने कहा संचित वाली शक्ति क्यों नहीं है साथियों? संचित निधि वाली शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि संचित निधि पर नियंत्रण किसका? विधानमंडल का, है ना। और सीधी सी बात है कि संचित निधि पर नियंत्रण विधानमंडल का है, तो संचित निधि से जब भी पैसा खर्च किया जाएगा, संचित निधि से जब भी पैसा खर्च किया जाएगा, तो संचित निधि से पैसा खर्च करने के लिए राज्यपाल को अगर पैसा निकालना है तो बिना मंत्री परिषद की सिफारिश के पैसा खर्च नहीं करेगा। बिना मंत्री परिषद की सिफारिश के पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। कौन सी निधि से? संचित निधि से, है ना। बाकी आप आकस्मिक से एक बार के लिए बिना किसी की सिफारिश के धन खर्च कर सकते हो। यह राज्यपाल की सारी कौन सी शक्तियां साथियों? वित्तीय शक्तियां हैं। ये वित्तीय शक्तियां, इन मामलों में आपको वित्तीय शक्तियों में सारी बातें याद रखनी है। क्लियर दोस्तों? तो वित्तीय शक्तियों में तो सारे मामला समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख दीजिएगा राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां एक एक करके, हेडिंग लगा दो, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों में नंबर 1 लिखिएगा दोस्तों। नंबर 1 लिखना, अनुच्छेद 202 के तहत आर्टिकल 202, अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रति वर्ष
राज्यपाल प्रति वर्ष राज्य का बजट विधानसभा में रखवाता है। राज्यपाल प्रति वर्ष राज्य का बजट विधानसभा में रखवाता है। क्लियर, ये याद रखना, विधानसभा में रखवाता है। क्लियर। अब मैंने कहा बिना राज्यपाल की अनुमति से कभी बजट रखा ही नहीं जा सकता, इसीलिए राज्यपाल की शक्ति है। लेकिन एक बात मैंने और बताई कि बजट शब्द का भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। तो अनुच्छेद 202 में क्या है, तो नोट लगा के लिख दीजिएगा, अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। लिख दो, अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। तो बजट शब्द नहीं, शब्द कौन सा है, वार्षिक वित्तीय। क्लियर। नंबर दूसरी वित्तीय शक्ति लिखेगा। नंबर दूसरी वित्तीय शक्ति लिखना साथियों, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही। नंबर दूसरी वित्तीय शक्ति लिखना दोस्तों, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। मतलब शक्ति यह है कि धन विधेयक रखने से पहले आपको राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना राज्यपाल की अनुमति से आप धन विधेयक नहीं रख सकते। क्लियर। नेक्स्ट अगली वित्तीय शक्ति लिखेगा नंबर तीसरी। नंबर तीसरी कौन सी है, लिखो, राज्यपाल राज्य में प्रति 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन। प्रति 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। अब लाइन बदल के लिखना चाहो तो आगे लिख दो, लाइन बदल के लिख दो, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 आई में है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 आई में, आर्टिकल 243 आई में है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 आई में है। क्लियर। फिर लाइन बदल के नोट लगा के लिखेगा, राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का गठन फर्स्ट वित्त आयोग का गठन लिखो 1995 में, 1995 में, 1995 में के गोयल की अध्यक्षता में किया गया। कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल की अध्यक्षता में किया गया पहले वित्त आयोग का गठन। ठीक है। और लिख दो, राजस्थान में छठे वित्त आयोग के गठन की घोषणा की जा चुकी है। और लिख दो अध्यक्ष कौन होगा, तो लिख दो प्रद्युमन सिंह होगा। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी है, अध्यक्ष कौन होगा, प्रद्युमन सिंह। अध्यक्ष होगा प्रद्युमन सिंह। क्लियर, ये याद रखना। नेक्स्ट अंतिम वित्तीय शक्ति लिखेगा नंबर 4, वो लिखना, वो लिखेगा राज्य की आकस्मिक निधि पर लिखना, राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है। ठीक है, यह राज्यपाल की शक्ति है कि आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है। ठीक है। और आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो लिखना चाहो तो कोष्टक में आर्टिकल लिख दो आकस्मिक निधि का, आर्टिकल 267 अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है, आर्टिकल 267 में, अनुच्छेद 267 में।
267 में। क्लियर? ये तो आकस्मिक वाली तो शक्ति है। अब संचित के बारे में बात लिखनी है तो लिख दीजिएगा, नोट लगा कर लिख दीजिएगा, संचित निधि पर नियंत्रण, राज्य की संचित निधि, ध्यान रखना, केंद्र में तो मैं लिखवा ही चुका हूं आपको, तो नोट लगा के लिख दीजिएगा, राज्य की संचित निधि पर नियंत्रण विधान मंडल का होता है। राज्य की संचित निधि पर नियंत्रण विधान मंडल का होता है, विधान मंडल का होता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? लिख दो, आर्टिकल 266(1) अनुच्छेद 266(1). राज्य की संचित निधि पर नियंत्रण विधान मंडल का होता है, आर्टिकल 266(1) कहता है, अनुच्छेद 266(1) कहता है। क्लियर दोस्तों? ये सारी बातें राज्यपाल की कौन सी शक्तियों में याद रखोगे? वित्तीय में। आया मामला समझ में? और अब आपके सामान्य शक्तियों का अंतिम प्रकार आपके सामने लिख रहा हूं, और वो कौन सा है साथियों? सामान्य शक्ति कितने प्रकार के? 4 प्रकार की, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्तीय और न्यायिक। 3 पढ़ ली, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्तीय। और अब चौथा व अंतिम प्रकार जिसकी मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, और वो चौथा और अंतिम प्रकार कौन सा होगा दोस्तों? चौथा व अंतिम प्रकार, चौथी शक्ति जिसकी मैं नाम लिख रहा हूं, न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की कौन सी शक्तियां दोस्तों? न्यायिक शक्तियां, जुडिशियली पावर, न्यायिक शक्तियां। क्लियर? अब न्यायिक शक्तियां है ना, वो ध्यान रखना कौन कौन सी होगी। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में कौन कौन सी बातें आएगी। अब न्यायिक शक्तियों में अगर मैं बात करूं साथियों, तो सबसे पहली शक्ति तो है ये, न्यायिक शक्तियों में क्या है ना, पहली शक्ति तो ये है साथियों कि राज्यपाल, आपको पता है पहली शक्ति है कि अनुच्छेद 219 के तहत, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 219 के तहत, आर्टिकल 219 है ना, अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को, हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को क्या करता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। बस, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को क्या करता है? शपथ दिलाता है। क्लियर? यह बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। आया मामला समझ में? अब राज्यपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को क्या करता है? शपथ दिलाता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 219। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में राज्यपाल के पास एक ही शक्ति को शपथ दिलाता है, ध्यान रखना। आपको भली भांति बता देता हूं कि आपको कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाता कौन है, तो दोनों ही काम राष्ट्रपति के है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों अच्छे से याद रख लेना कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। और इसकी शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो 219 में। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 219 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 219। ठीक है ना, यह बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। अनुच्छेद 219 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ है जो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, बाकी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछ ले, हटाना पूछ ले, दोनों ही काम राष्ट्रपति के होंगे। तो राज्यपाल की शक्तियों में मैंने केवल इतनी सी लिखी, वो शपथ दिला सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। नंबर दूसरी न्यायिक शक्ति कौन सी है कि अनुच्छेद 233 के तहत, ध्यान से सुनना साथियों, आर्टिकल 233, अनुच्छेद 233 के तहत, 33 के तहत क्या कर सकता है राज्यपाल? अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की, जिला न्यायालय में क्या होता है? जिला न्यायाधीश होते हैं कि नहीं होते? हाँ, उनकी। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की, जिला न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है या नियुक्तियां करता है। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्तियां करता है। हां, यह बात याद रखना कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाना दोनों ही काम राष्ट्रपति का है।
लेकिन आपसे पूछ ले कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है साथियों, राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद में, 233 में। अब एक बात बहुत अच्छे से सुन लेना, वो तो आपने पढ़ी रखी होगी कि अनुच्छेद 233 के तहत जब जिला न्यायाधीशों की राज्यपाल नियुक्ति करता है, तो ये जो राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, क्या ये स्वविवेक से करता है? नहीं, ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां नहीं है। स्वविवेकी शक्तियां कौन सी है अभी मैं चर्चा करूंगा, कुछ बातें स्वविवेकी में भी लिखवाऊंगा इसी क्लास में, है ना। लेकिन अभी ये जो नियुक्ति करता है ना राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की, ये अपने स्वविवेक से नहीं करता है। तो ये स्वविवेक से नहीं करता तो किसकी सिफारिश पर करता है? तो अच्छे से सुन लेना, अनुच्छेद 233 के तहत जो राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है ना, वो किसकी सिफारिश पर करता है? किसकी सिफारिश पर करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, हाईकोर्ट की सिफारिश पर। उच्च न्यायालय से सिफारिश लगाई है ना, और हाईकोर्ट के न्यायाधीश के साथ परामर्श करके क्या करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भी इसकी कौन सी शक्ति होगी? न्यायिक। फिर नंबर तीसरी में न्यायिक शक्ति की बात करूं कि नंबर तीसरी न्यायिक शक्ति कौन सी है? वो है राज्यपाल की समाधान की शक्ति। ध्यान से सुनना साथियों, राज्यपाल की कौन सी? समाधान की शक्ति, ठीक है। और समाधान की शक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? अच्छे से सुन लेना, समाधान की शक्ति का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो आपको पता है कि राज्यपाल के पास भी समाधान होता है, राष्ट्रपति के पास भी होता है, लेकिन राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 161 में, आर्टिकल 161 में। राज्यपाल की समाधान की शक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 161, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के समाधान का उल्लेख है। क्लियर? अब आपको पता है, मैंने अभी आपके सामने लाइन बोली कि राष्ट्रपति के पास भी समाधान है, और राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 72 में, अनुच्छेद 72 में, है ना। लेकिन राज्यपाल के पास समाधान का उल्लेख आर्टिकल 161 में। अब दोनों में अंतर केवल इतना ही है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के समाधान में अंतर इतना ही है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित मामला सुन सकता है, लेकिन राज्यपाल समाधान के मामले में मृत्युदंड से संबंधित मामला नहीं सुन सकता है ना। क्या नहीं कर सकता साथियों? राज्यपाल है ना, वो मृत्युदंड से संबंधित मामला नहीं सुन सकता है, बाकी वही शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास है। यानी कि राज्यपाल क्या करेगा? समाधान के मामले में राज्यपाल के पास शक्ति क्या है साथियों? समाधान के मामले में राज्यपाल के पास शक्ति है कि किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है और उसकी प्रकृति को बदल सकता है। तो राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति की सजा को, राज्यपाल समाधान की शक्ति के तहत किसी भी व्यक्ति की सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। ध्यान से सुनना, माफ कर सकता है। क्लियर? दूसरा क्या कर सकता है? सजा की प्रकृति को बदल सकता है। ध्यान से सुनना, सजा की प्रकृति को बदल सकता है, प्रकृति को बदल सकता है। तीसरा और क्या कर सकता है साथियों? सजा की अवधि को कम कर सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है, कम कर सकता है। हां, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है, और ध्यान से सुनना साथियों, और सजा पर विराम भी लगा सकता है। विराम भी लगा सकता है। तो बहुत अच्छे से याद रखना साथियों, यह समाधान के साथ मामला लिख रहा हूं साथियों। याद रखना कि राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल समाधान की शक्ति के तहत, समाधान का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 161 में, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति का उल्लेख है। लेकिन इस समाधान की शक्ति के तहत क्या है? राज्यपाल सजा को माफ कर सकता है,
सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है, सजा पर विराम भी लगा सकता है। लेकिन दोस्तों अच्छे से याद रख लेना वो क्या है कि राज्यपाल के पास एक ही शक्ति नहीं है। वो मैं नोट लगाकर लिख रहा हूं। मैंने अभी अभी आपके सामने बोला कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के समाधान में एक ही अंतर है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मृत्युदंड से संबंधित मामला सुन सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड से संबंधित मामला नहीं सुन सकता है। अब समाधान की शक्ति तो है, लेकिन राज्यपाल, लिख देता हूं ताकि अच्छे समझ में आए, राज्यपाल मृत्युदंड से संबंधित मामला, मृत्युदंड से संबंधित मामला, मृत्युदंड से संबंधित मामला नहीं सुन सकता है। नहीं सुन सकता, ये याद रख लेना। क्लियर? नहीं सुन सकता है, ठीक है ना। मृत्युदंड से संबंधित मामले का मतलब क्या हुआ, मान लीजिएगा किसी भी हाईकोर्ट ने किसी को भी फांसी का दंड दे दिया, है ना, फांसी की सजा सुना दी। अब वो दया याचिका लेकर राज्यपाल के पास जाए तो क्या राज्यपाल उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं, राज्यपाल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। राज्यपाल मृत्युदंड से संबंधित मामला सुन ही नहीं सकता है। क्लियर? तो राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति तो है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड से संबंधित मामला नहीं सुन सकता है, यह याद रखना। तो समाधान की शक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 161 में। और समाधान के साथ माफ कर सकता है, प्रकृति बदल सकता है, अवधि कम कर सकता है, विराम लगा सकता है, लेकिन मृत्युदंड से संबंधित मामला। तो ये राज्यपाल की कौन सी शक्तियां होगी साथियों? न्यायिक शक्तियां होगी। कौन सी शक्तियां होगी? न्यायिक शक्तियां, जिसमें आप ये बातें अच्छे से याद रख लेना राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है तो लिख दो फटाफट राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, हेडिंग लगा दो। नंबर 4 प्रकार है राज्यपाल की शक्तियों का, न्यायिक शक्तियां हैं साथियों। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अब न्यायिक शक्तियों में नंबर 1 शक्ति लिखो, देखे दोस्तों, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में नंबर 1 लिखो, अनुच्छेद 219 के तहत अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को, अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। क्लियर? ये शपथ दिलाता है। बाकी मैंने कहा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाना दोनों ही काम राष्ट्रपति का होगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में राज्यपाल के पास केवल एक शक्ति, उसको शपथ दिला सकता है। और उसकी शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 219 में। अब साथियों या व्यवहार में यहाँ पर एक बात और बता देता हूं कि अनुच्छेद 219 में हमने ये तो पढ़ लिया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ है जो राज्यपाल दिलाता है, लेकिन दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सारे न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल व्यवहार में दिलाता नहीं है। तो व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ तो राज्यपाल दिलाता है, और अन्य को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य को तो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। और अन्य को शपथ कौन दिलाता है? अन्य को शपथ दिलाता है साथियों कौन? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन संविधान कहता है राज्यपाल शपथ दिलाएगा। क्लियर? नंबर दूसरी न्यायिक शक्ति लिखिएगा। दूसरी न्यायिक शक्ति लिखना साथियों, अनुच्छेद 233 के तहत, अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल, अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता है। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता है। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की क्या करता है साथियों? नियुक्तियां करता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 233 अनुच्छेद
33 में। क्लियर। लेकिन मैंने कहा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श जरूर लेगा। हाईकोर्ट के परामर्श पर ही राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। क्लियर। फिर अगली शक्ति लिखना न्यायिक में, वो लिखो समाधान की शक्ति। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में नंबर तीसरी शक्ति लिखना समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161 में। समाधान की शक्ति का उल्लेख है आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। समाधान की शक्ति है। अब समाधान की शक्ति के तहत कर क्या सकता है? वो क्या कर सकता है? तो एक लाइन बदल के लिखो, समाधान की शक्ति के तहत क्या कर सकता है राज्यपाल? एक लाइन लिखना, वो लिखेगा राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की, लाइन लिखना दोस्तों, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। फिर लिखना सजा की प्रकृति को बदल सकता है। सजा की प्रकृति को बदल सकता है। प्रकृति बदल सकता है। फिर लिखो सजा की अवधि को कम कर सकता है। अवधि को कम कर सकता है और सजा पर विराम भी लगा सकता है। सजा पर विराम भी लगा सकता है। विराम भी लगा सकता है। यह राज्यपाल के पास समाधान के मामले में शक्तियां है। आर्टिकल 161 आपने लिख ही दिया। लेकिन एक बात नोट लगाकर लिख देना समाधान में, जो लिख देना आप, वो लिखेगा राज्यपाल मृत्युदंड से संबंधित मामला राज्यपाल मृत्युदंड से संबंधित मामला नहीं सुन सकता है। मृत्युदंड से संबंधित मामला नहीं सुन सकता है। क्लियर। ये होती है आपके राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां कंप्लीट। तो सामान्य शक्तियां कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कार्यपालिका शक्तियां, व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियां, वित्तीय और न्यायिक, दोनों ही शक्तियों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में एक एक बात बड़े विस्तार से बता चुका हूं आपको। कंप्लीट रूप से आपने सामान्य शक्तियां पढ़ ली है। लेकिन अब एक थोड़ी सी बातें और याद रख लेना कि आपके मन में भी प्रश्न कई बार उत्पन्न हो रहा होगा कि राज्यपाल के पास स्वविवेकीय शक्तियां है कि नहीं है। अभी तक जितने भी बातें आपने पढ़ी सारी सिफारिशों पर काम चल रहा है ना। लेकिन स्वविवेकीय शक्तियां है कि नहीं है, तो अच्छे से सुन लेना राज्यपाल के पास स्वविवेकीय शक्तियां कौन कौन सी है। कुछ खास स्वविवेकीय शक्तियां जिस पर मैं आपके पास सामने चर्चा कर लेता हूं। कौन सी शक्तियों पर बात कर रहे हैं हम साथियों? राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों पर। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां, है ना। अब स्वविवेकीय का मतलब क्या होता है? जो किसी की सिफारिश पर नहीं करता है, खुद की बुद्धि से काम करता है, वो स्वविवेकीय शक्तियां होती है। क्लियर। अब स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है कि नहीं है, ध्यान से सुन लेना। संविधान के आर्टिकल 163, ध्यान से सुनना साथियों, संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख कर रखा है, बिल्कुल अच्छे से, है ना। स्वविवेकीय शक्तियों का क्या है? स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है। अब स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में साथियों? आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख है संविधान का आर्टिकल 163 में। आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास भी स्वविवेकीय शक्तियां हैं, बिल्कुल यस। लेकिन दोस्तों अच्छे से पता है कि राष्ट्रपति के पास स्वविवेकीय शक्तियां है, राज्यपाल के पास भी है, लेकिन एक दोनों में अंतर है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। हाँ, लेकिन राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 163 में लिखा है। क्योंकि 163 में लिखा हुआ क्या है?
163 में आप कहोगे फिर राज्य की मंत्री परिषद है ना, 163 में तो बिल्कुल मंत्री परिषद है, लेकिन लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ यह है कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर, राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, है ना। अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्य में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी, है ना। लेकिन मंत्री परिषद होगी, वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम तो करेगा, बिल्कुल यस, लेकिन स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल है ना, वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर काम करेगा। स्पष्ट रूप से स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की। अब राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां है कौन कौन सी? नंबर एक आपको बता दूं साथियों, जैसे नंबर 1 कौन सी है? नंबर 1 बात है साथियों कि जैसे किसी राज्य में आम चुनाव के बाद, ध्यान से सुनना साथियों, जैसे किसी राज्य में आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, कोई राज्य में आम चुनाव होते हैं सरकार बनाने के लिए, प्रति 5 वर्ष के बाद आम चुनाव होते कि नहीं होते? उन आम चुनाव में अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला, स्पष्ट बहुमत न मिलता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। आप कहते सबसे बड़े दल को करेगा, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए वो आमंत्रित कर सकता है। और ऐसा मणिपुर और गोवा में हुआ था, ध्यान रखना, पिछले विधानसभा चुनाव में। और मणिपुर और गोवा दोनों ही जगह चुनाव हुए, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, आपको पता है, और दोनों ही जगह सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी कांग्रेस, लेकिन वहां के राज्यपालों ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया ही नहीं, दोनों ही जगह भाजपा को आमंत्रित कर दिया। मामला न्यायालय में चला गया, तो न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा, साहब ये राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है, हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहली स्वविवेकीय शक्ति क्या है कि आम चुनाव के बाद, राज्य में आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो राज्यपाल किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। आमंत्रित कर सकता है। क्लियर? पहली आपके क्या है? ये स्वविवेकीय शक्ति है कि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए क्या कर सकता है? आमंत्रित। ठीक है, जरूरी नहीं है सबसे बड़े दल को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। नंबर दूसरी वित्तीय शक्ति क्या है साथियों? कि अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निर्धारित किए गए। अनुच्छेद 371 में यह भी उसका विशेष दायित्व, ध्यान रखना, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपाल, ध्यान से सुनना, गुजरात के राज्यपालों के लिए विशेष दायित्व या विशेष प्रावधान कह सकता हूं मैं, हां, अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निर्धारित किए गए। हैं। ठीक है, अब विशेष दायित्व में क्या है? विशेष दायित्व में महाराष्ट्र के राज्यपाल विदर्भ तथा गुजरात के राज्यपाल कच्छ व सौराष्ट्र के विकास का बोर्ड का गठन कर सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल है जो विदर्भ में, और गुजरात के राज्यपाल है जो कच्छ और सौराष्ट्र में क्या कर सकते हैं? एक विकास बोर्ड का गठन कर सकते हैं। यह भी उनकी स्वविवेकीय शक्ति है। नंबर तीसरी स्वविवेकीय शक्ति कौन सी है? मैं अगर लिखना चाहूं तो सबके विशेष दायित्व तो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे अनुच्छेद 371 ए में मैं बात करूं, अनुच्छेद 371 में तो गुजरात और महाराष्ट्र की बात हुई। अनुच्छेद 371 ए में ध्यान से सुनना साथियों, अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के राज्यपाल को,
नागालैंड के राज्यपाल को विशेष दायित्व दे रखे हैं। नागालैंड के राज्यपाल के लिए क्या है? विशेष दायित्व, है ना, विशेष दायित्व दे रखे हैं। नागालैंड के राज्यपाल को विशेष दायित्व दे रखे हैं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, विशेष दायित्व है नागालैंड के राज्यपाल के लिए। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 371A में। नंबर 34 में बात करूं तो आर्टिकल 370F में सिक्किम में, अनुच्छेद 371F में सिक्किम में राज्यपाल के विशेष दायित्व दे रखे हैं। है ना, सिक्किम में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यपाल के विशेष दायित्व है 371F में। नंबर 5 लिखना चाहो तो और लिख सकते हो आप, वो क्या लिख सकते हो? 371J में, 371J में कर्नाटक के राज्यपाल के विशेष दायित्वों का उल्लेख है। विशेष दायित्व, ये सारे विशेष दायित्व हैं जो आप अच्छे से याद रख लेना। ये राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों में ही आते हैं कि वे विशेष दायित्वों का निर्वहन अपने स्वविवेक से कर सकते हैं। क्लियर? ये स्वविवेक शक्तियां हैं राज्यपाल की, ठीक है दोस्तों। और अब एक बात अंतिम बोल रहा हूं जो जरा ध्यान से सुनना, ये तो स्वविवेक शक्तियां है ही है, अब एक स्वविवेक शक्ति और है, और वो कौन सी है वो मैं बता तो चुका हूं। व्यवस्थापिका शक्तियां आपने पढ़ी थी, और व्यवस्थापिका शक्तियां पढ़ते समय आपने पढ़ा कि विधानमंडल के दोनों ही सदनों से विधेयक पारित होकर जैसे ही राज्यपाल के पास आता है, राज्यपाल के पास शक्तियां कितनी? 4 प्रकार की थी। हस्ताक्षर करे तो कानून बनेगा, दूसरा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तीसरी आपने पढ़ी पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, और चौथी क्या पढ़ी थी? विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी भेज सकता है। तो वो जो चौथी शक्ति पढ़ी थी ना आपने, विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है, वो राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति है। कौन से विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रखा, सुरक्षित रखा जाएगा, यह राज्यपाल अपने स्वविवेक से तय करेगा, वो भी राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति है। बस वर्बली याद रख लेना, मैंने आपको बता दिया। अब कुछ बातें स्वविवेक में है, वो लिख दीजिएगा, हेडिंग लगा के लिखो, राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां। राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां लिखिएगा। स्वविवेकीय शक्तियों में नंबर 1 लिखना, अनुच्छेद 163 में, आर्टिकल 163 में, आर्टिकल 163 में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल 163 में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है। क्लियर? एक यहां पर नोट लगा के लिख दीजिएगा आप, वो भी लिख देना, लिख दीजिएगा, नोट लगा कर क्या लिखोगे? राष्ट्रपति की, नोट लगा कर लिखना, राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का लिखना, राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख कहीं पर भी नहीं कर रखा है। राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं देखना। राज्यपाल का स्पष्ट उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 163 में। क्लियर? याद रखना, ठीक है ना। आपको पूछ लेना कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 163 बता देना। और राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में कहीं पर भी देखने को मिलता ही नहीं है। क्लियर? अब स्वविवेकीय शक्तियां कौन कौन सी है? नंबर 1 लिख दो, 2-4 बातें फटाफट लिख दीजिएगा। नंबर 1 लिखना, किसी भी राज्य में आम चुनाव के बाद, पहली स्वविवेकीय शक्ति लिखना, किसी भी राज्य में आम चुनाव के बाद
आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो, आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो स्पष्ट बहुमत न मिले तो राज्यपाल किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। राज्यपाल किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, यह राज्यपाल की क्या है? स्वविवेकीय शक्ति है। ठीक है, नंबर दूसरी स्वविवेकीय शक्ति लिखेगा साथियों। नंबर दूसरी लिखना, अनुच्छेद 371 में आर्टिकल 371 अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निर्धारित किए गए हैं। में महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व, मतलब महाराष्ट्र का राज्यपाल तो विदर्भ के लिए विकास बोर्ड का गठन कर सकता है और गुजरात का राज्यपाल है जो कच्छ और सौराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड का गठन कर सकता है। यह उसकी स्वविवेकीय शक्ति है। नेक्स्ट लिखेगा अगली, नंबर तीसरी, अनुच्छेद 371 ए में, अनुच्छेद 371 ए आर्टिकल 371 ए अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्वों का उल्लेख है। नागालैंड के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्वों का उल्लेख है 371 में। फिर लिखना नंबर चौथी बात, वो लिखना अनुच्छेद 371 एफ में, अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम में राज्यपाल के विशेष दायित्व है। एफ में सिक्किम के राज्यपाल के विशेष दायित्वों का उल्लेख है 371 एफ में। और अंतिम लिखना चाहो तो लिख दो आर्टिकल 371 जे, अनुच्छेद 371 जे में कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्वों का उल्लेख है। 371 जे में कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्वों का क्या है? उल्लेख है। कर्नाटक का एक क्षेत्र है हैदराबाद के विकास के बारे में कर्नाटक के राज्यपाल का विशेष दायित्व का उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 371 जे में, अनुच्छेद 371 जे में। ठीक है, तो 371 में खुद में तो महाराष्ट्र और गुजरात, 371 ए में नागालैंड, 371 एफ में सिक्किम और 371 जे में कौन से राज्यपाल के विशेष दायित्व है? 371 जे में कर्नाटक के राज्यपाल के विशेष दायित्व का उल्लेख है। ये सारे के सारे आर्टिकल में स्वविवेकीय शक्तियों में लिखवाया है, अच्छे से याद रख लेना साथियों। तो राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां भी होती है, कौन कौन सी होती है, खास जो एग्जाम में आने लायक सारी बातें वो हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है साथियों, तो इस सेशन में हमने राज्यपाल की न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर भी चर्चा की और राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों पर भी चर्चा की। ये राज्यपाल की शक्तियां कंप्लीट होती है, ये राज्यपाल टॉपिक आपका कंप्लीट होता है पूरा। ठीक है, राज्यपाल टॉपिक ही क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। आपने सबसे पहली क्लास में राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल जाने, सेकंड क्लास जो राज्यपाल की थी वो राजस्थान विशेष के संदर्भ में थी, यानी राजस्थान के महत्वपूर्ण राज्यपाल जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके साथ कुछ आयोग की चर्चा की कि आयोग कौन कौन से राज्यपाल के बारे में क्या कहते हैं। फिर आपने राज्यपाल की शक्तियों में एक क्लास कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के लिए, एक क्लास व्यवस्थापिका और विधायी शक्तियों के लिए, और इस क्लास में हमने राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और कौन सी शक्तियां
और कौन सी शक्तियां? राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों पर संपूर्ण चर्चा की है, विस्तार से चर्चा की है। अच्छे से बता देना चाहता हूं, एक एक बिंदु को लेकर साथ में चलाऊं और बहुत अच्छे से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है। तो आशा यह व्यक्त करता हूं कि राज्यपाल पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। राज्यपाल से संबंधित सारी बातें बड़ी सरल भाषा में हुई तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों, हम राज्य की कार्यपालिका पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें राज्यपाल टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अब राज्य की कार्यपालिका में ही दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद रहेगा। और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद टॉपिक पर हम जो चर्चा करेंगे साथियों, वो अगले सेशन में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो तैयार रहना दोस्तों, अगले सेशन में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में रोचक बातें जानने के लिए, संविधान उनके बारे में क्या प्रावधान करता है वो सारी बातें जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।